हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीतू और आप लोगों को स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एस&डी स्टडी सेंटर पे। आज के सेशन में बात करने वाले हैं संसाधनों के विकास के बारे में, है ना, कि संसाधन का विकास किस प्रकार से हुआ है। इससे पहले हमने संसाधन के प्रकार के बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में बना चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके संसाधन के कितने प्रकार हैं तो वो आप जाके देख लीजिए, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड सभी डाउट्स जो है आपकी क्लियर होगा और आपको फिर आगे क्वेश्चंस बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि संसाधन का विकास, ठीक है, वो कैसे है और कहाँ कहाँ है संसाधन का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं संसाधन के विकास। तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, क्या बोल रहा है कि संसाधन का विकास है, तो कह रहा है कि संसाधन जिस प्रकार से, है ना, जिस प्रकार संसाधन मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से क्या बोला है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। यानी कि संसाधन को हमने क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए उपयोग करते हैं संसाधन का। उसी प्रकार जीवन को भी गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए, कि जीवन में कुछ गुण हो, महत्वपूर्ण हो, है ना, उसके लिए क्या है, बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। ऐसा माना जाता है कि संसाधन जो है प्रकृति का देन है। और इससे पहले भी हमने बताया कि जो संसाधन होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप मानव ने इसका जो अंधाधुंध उपयोग किया है, इससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई है। मतलब कि अंधाधुंध उपयोग करना, इसकी कुछ सीमित ज़रूरत से ज़्यादा कहीं कहीं पे उपयोग कर देना, ये क्या है, मानव के लिए खतरा की बात है, क्योंकि भविष्य में फिर इसका उतना आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे है कि जो समस्याएं पैदा हो गई अंधाधुंध उपयोग करने से, ठीक है, वो क्या है, तो कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है। ठीक है, कुछ व्यक्ति हैं, उनके लालच ने क्या कर दिया है कि संसाधन का ह्रास कर दिया है। ठीक है, संसाधन का क्या किया है, ह्रास कर दिया है, कमी कर दी है संसाधन की। तो संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। कुछ लोग हैं जिनके हाथ में संसाधन आए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बांट दिया गया है। ठीक है, मतलब कि दो लोगों के हाथ में ये संसाधन आए हैं, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया, एक संपन्न संसाधन, ठीक है, और दूसरा संसाधनहीन, जिसको हम अर्थात उसको अमीर और गरीब बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, जिससे जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। इस प्रकार की जो वैश्विक समस्या है, वैश्विक पारिस्थितिकी का समस्या है, वो संकट खड़ा हो गया है, संकट पैदा हो गया है संसाधन का अंधाधुंध शोषण करने से। ठीक है, तो ये कब हुआ है, जब संसाधन का विकास हुआ और मनुष्य ने उसका अंधाधुंध उपयोग किया, उसका सोच समझ के उपयोग नहीं किया। मनुष्य ने अपनी जितना उसको उपयोग करना चाहिए था उतना नहीं किया, उससे ज़्यादा किया, आवश्यकता से अधिक। ठीक है, किसी भी चीज़ों के लिए अति क्या हो जाता है, संकट का कारण बन जाता है। तो ये संसाधन भी मनुष्य के लिए अधिक किया, तो ये संसाधन में क्या हुआ, ह्रास हो गया। ठीक है, संसाधन में ह्रास हो गया और कमी होने लगी और वैश्विक परिस्थितिकी का संकट पैदा हो गया। ठीक है, ये मनुष्य के सामने ओजोन परत अवक्षय होने लगे, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगे। जैसे पेड़ काटते हैं, पेड़ क्या है, हमारे जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है, पारिस्थितिकी क्या होती है, संतुलन रहता है। लेकिन अगर वहीं पे पेड़ नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा, है ना, बारिश नहीं होगी और पृथ्वी जो है बंजर पड़ जाएगी, खेती नहीं होगी, खाएंगे क्या। तो इस प्रकार से ये सारी जो चीज़ है, संसाधन को एक वैश्विक संसाधन का जो अंधाधुंध शोषण लोगों ने किया है, उससे वैश्विक परिस्थिति का क्या संकट खड़ा हो गया है, संकट पैदा हो गया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि जो अब है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा अवश्य हो गया है
है ना, कि गुणवत्ता, मानव के जीवन की जो गुणवत्ता है, विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सच बात है कि अगर संसाधन का जो जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, अगर उसी प्रकार से दोहन होता रहेगा तो हमारी पृथ्वी के लिए, इस जो प्लेनेट है उसके लिए क्या हो जाएगा, भविष्य में खतरा की संभावना है और खतरा पड़ सकती है। इसीलिए हर तरह की जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है, कि संसाधन का उपयोग है हम कितना कर सकते हैं, है ना, और कहाँ कर सकते हैं, इस प्रकार की योजना बनाना क्या है, आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, तो देखते हैं सतत पोषणीय विकास के बारे में। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास जो है वो आर्थिक विकास का अर्थ है ना। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो और तब उसका विकास हो, तब वो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ माना जाएगा, है ना। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, है ना। जो अभी का जो विकास है वो भविष्य के लिए, है ना, भविष्य के पीढ़ियों के लिए जो आवश्यकता होगी उसकी अवहेलना ना करे, यही सतत पोषण विकास है। ठीक है, अब है कि एक रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक है, तो जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे, है ना। एक सम्मेलन हुआ था वहाँ पे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में जून में। वहाँ से 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे, एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है, हल ढूंढने के लिए कि जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसकी समस्या है, उसकी क्या निदान हो सकती है, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से हो सकता है, इसके लिए क्या किया गया था। सभी जो वहाँ लोग एकत्रित हुए थे वो सब मिलके क्या एक निर्णय लेना चाहते थे कि उसका क्या समस्या का निदान हो सकता है। ठीक है, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। एक घोषणा पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। कौन, तो जो उसमें सम्मेलन में क्या हुए थे, जो नेता लोग एकत्रित हुए थे, है ना, वो जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र निकला। ठीक है, जैविक विविधता पर क्या निकला, एक घोषणा पत्र निकला, उस पर उन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई, यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर क्या करी सहमति जताई। और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की, है ना। एजेंडा 21 को क्या कर दी, स्वीकृति प्रदान कर दी। अब एजेंडा 21 क्या है, चलिए देखते हैं। एजेंडा 21 जो है, देखिए यह एक घोषणा है। एजेंडा 21 क्या है, एक घोषणा है। ठीक है, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहरों, ब्राज़ील एक देश है, वहाँ के एक शहर है रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED, है ना, UNCED के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया। ठीक है, स्वीकृत किया गया था। इसका जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। इस घोषणा का क्या उद्देश्य था, एजेंडा 21 घोषणा करने का क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। ठीक है, यह एक कार्यसूची है, यह एक क्या है, कार्यसूची है जिसका उद्देश्य सामान्य हितों, है ना, जिसका उद्देश्य सामान्य हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। ठीक है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21
तैयार करें। मतलब कि जितने भी स्थानीय निकाय हैं वो अपना अपना एजेंडा क्या करें, तैयार करें, अपना अपना घोषणा तैयार करें। ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी, तो वहाँ जो समान हित वाले थे, पारस्परिक जो जिनकी जैसी आवश्यकता थी एवं है ना सम्मिलित जिम्मेदारी, जो इनमें जिम्मेदारियां थी, उनके अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, विश्व का जो सहयोग था उसके द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना पाने के लिए एक घोषणा पत्रिका क्या करी जाए, तैयार की जाए। एजेंडा 21 है ना, घोषणा तैयार करी जाए। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा। अब बात करते हैं संसाधन नियोजन की। संसाधन नियोजन क्या होता है, तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। ठीक है, एक रणनीति है कि संसाधन को हम किस प्रकार से अपने बुद्धि विवेक से उसका उपयोग करें। ठीक है, तो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, यानी कि नियोजन जो है एक क्या है, रणनीति है उसका उपयोग करने का, संसाधन का। ठीक है, तो इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, ऐसा तो आप लोग जानते ही है कि भारत को विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में जो संसाधन है उसकी उपलब्धता में विविधता ना पाई गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ बोला है कि भारत जैसे देशों में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और यह और भी महत्वपूर्ण है, यह क्या है, और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विविधता अधिक है, बहुत अधिक है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, यहाँ कुछ ऐसे प्रदेश भी है, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि एक ही तरह के संसाधन की बहुलता है, प्रचुरता है, बहुत मात्रा में एक ही प्रकार की संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है, दूसरे तरह की संसाधन की कमी है। जहाँ एक तरह के संसाधन की बहुलता है, वहीं दूसरी तरह के संसाधन की क्या है, कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां संसाधनों की जो उपलब्धता है उसके संदर्भ में वो अपने आप पर निर्भर है, आत्मनिर्भर है। और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण जिसको उसकी आवश्यकता है वो ऐसे संसाधन की क्या है, कमी है। जैसा कि राजस्थान में अगर देखेंगे तो वहाँ क्या है, बालू ही बालू है, वहाँ पे संसाधन है किसकी, एक चीज़ प्रचुरता है बालू की, बट दूसरी संसाधन कमी है पानी की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण में देखिए, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, इन सभी प्रांतों में क्या है, खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है। यहाँ पे झारखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या है, कोयला और खनिज का प्रचुर भंडार है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है जल का संसाधन वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन परंतु मूल विकास की कमी है, वहाँ पे क्या है, मूल जो विकास होना चाहिए उसकी कमी है। जैसे कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुलता है, लेकिन जल संसाधन की क्या है, कमी है। हमने पहले ही बताया कि राजस्थान में क्या पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुलता है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख के शीत मरुस्थल प्रदेश में देखें तो अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। ठीक है, यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यह जो प्रदेश है क्या है, सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यह जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसीलिए इसकी क्या है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता है कि कहीं पे संसाधन ज़्यादा है और कहीं पे संसाधन कम है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा संसाधन है वहाँ पे कमी, जहाँ संसाधन है वहाँ तक उसको पहुँचाया जाए। ठीक है, उसका दुरुपयोग ना किया जाए, इसलिए एक नियोजन की क्या करी गई है, प्रक्रिया अपनाई गई है। इसकी संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के संतुलन के लिए क्या किया गया है, प्रांत के प्रादेशिक संतुलन के लिए, स्थानीय स्तर के संतुलन के लिए क्या करना है, संसाधन को नियोजित करना है, इसकी आवश्यकता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन यानी कि भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन का नियोजन किस प्रकार से करेंगे। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। ठीक है, निम्नलिखित सोपान है, जैसा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, है ना। ये चीज़ क्या है? जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि देश के विभिन्न प्रदेशों में घूमना, उनके संसाधन की पहचान करना, ठीक है, फिर उनकी तालिका बनाना, तो ये क्या है? ये एक जटिल प्रक्रिया है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, वह क्या है? ये सब काम करना क्या है कि देश में अगर विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करने के लिए निकलेंगे तो क्या है? क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना पड़ेगा, मानचित्र बनाना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र में जाना है ना। संसाधन की गुणवत्ता को मापना पड़ेगा, है ना, मात्रात्मक उसकी क्या अनुमान लगाना, ये सब क्या है? तो ये सब एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, ये लगाना, अनुमान लगाना और मापना। ठीक है, अब यहाँ दूसरा है कि संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, ये भी एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। तीसरा है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, यानी कि संसाधन विकास योजना और जो राष्ट्र के विकास योजना है, इन दोनों में समन्वय है, दोनों में रिलेशन स्थापित करना, ये भी एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। ये जो है कि भारत में क्या किया गया है कि भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया कब से शुरू है? बहुत दिन पहले से, लेकिन ये जो है उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इसका प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। क्या है? कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। अगर संसाधन न होगा तो कोई भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, क्योंकि संसाधन से ही विकास होता है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता ही विकास संभव नहीं है। यहाँ पे ये भी बात बोला है कि सिर्फ संसाधन की उपलब्ध होना ही विकास का सीढ़ी नहीं है। विकास सिर्फ संसाधन से ही नहीं है, किसके? तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में। अगर उसके जैसे जिस प्रकार से समय अनुसार उसमें परिवर्तन ना करा जाए तो सिर्फ संसाधन का होना ही विकास नहीं होता है। ठीक है, तो देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ क्या है? जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से क्या है? पिछड़े प्रदेश की गिनती में आते हैं। ठीक है, ये क्यों आते हैं? क्योंकि उसकी तदनुरूपी परिवर्तन नहीं हुआ है, तदनुरूपी परिवर्तन की अभाव है और संसाधन है, लेकिन फिर भी क्या है? उस वहाँ के विकास नहीं है, वो पिछड़े प्रदेश में गिनती में आते हैं। ठीक है, गिने जाते हैं। इसके विपरीत तो कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की कमी है, वहाँ पे क्या है? संसाधन की कमी है, लेकिन वो आर्थिक रूप से विकसित है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के। सबसे पहले आप यहाँ पे ये बताइए कि क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े, ठीक है, जैसे कि आप बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में क्या है? संसाधन है, बिहार में संसाधन है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है? पिछड़े हुए हैं। संसाधन से है लेकिन फिर भी पिछड़े हैं। संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश का नाम बताना है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति होने का क्या कारण है ये भी बताना है, तो मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पता हो कि संसाधन संपन्न प्रदेश कौन है और जिसकी विकास आज भी रुकी हुई है ना, उसकी आर्थिक रूप से आज भी वो पिछड़े हुए हैं और आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश हैं लेकिन वहाँ पे संसाधन की कमी है, तो ऐसे प्रदेश का नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, आपको मैं इसकी अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी ये सब कौन है और ऐसी परिस्थिति कब होती है, क्यों होती है, किसके कारण होती है जब ऐसा होता है। ठीक है, तो आप अभी तक बने रहे वीडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमेशा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर आए, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप पर आती रहे।
ओके, तो धन्यवाद।